है चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया, सोशल साइंस बुक ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। हमारा जो भारत है उसकी एक बहुत पुरानी संस्कृति रही है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स। अब एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर यानी कि जो हमारी धर्म संबंधी पुस्तकें हैं उसमें विष्णु पुराण जो है उसमें बताया गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत् संस्तति। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन द साउथ। जो हमारा भारत है उसका विस्तार हिमालय जो नॉर्थ में है वहां से लेके जो इंडियन ओशन साउथ है वहां तक है। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियन। जो नए वंशज हैं उनको हम इंडियन कहते हैं। In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jambudweep and Aryavarth etc. words are used while taking resolution. इंडिया में हम जब भी हम कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण करके हम चीजों का संकल्प लेते हैं, जैसे भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त। Our country is gifted with natural boundaries Himalaya in the north and sea in the east, west and south. हमारी कंट्री को एक तरह से कहना चाहिए प्राकृतिक तोहफा मिला है कि हमारी जो नेचुरल तौर पे बाउंड्रीज हैं उसमें हिमालय नॉर्थ साइड में है और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में समुद्र है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingle with Indian culture. पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो है हमारी इंडिया की जो संपन्नता थी उससे प्रभावित होकर इंडिया आई, ट्रेड करने के लिए यहाँ बस गई और यही की जो इंडियन संस्कृति है उसमें घुल मिल गई। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन अवर कल्चर। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए, बहुत से चीजें उन्होंने हमारे लिए, हमने उनकी अपनाई, तो हमारी संस्कृति में भी काफी कुछ बदलाव आया। In this way, our heritage is transferred from generation to generation, and it is continuously progressing. इस तरीके से हमारी जो विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास हो रही है और लगातार उसमें जो है वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन और एरिया की। We have already studied in standard 9 about the present area and location of India. हमारी जो 9th स्टैंडर्ड की बुक थी उसमें हमने जाना कि प्रेजेंट इंडिया का क्या एरिया है और उसकी कहाँ लोकेशन है। It was very vast in ancient time and now area wise it stands on the 7th rank and population wise on the 2nd. अगर इतिहास की बात करें तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब एरिया वाइज करें तो ये 7th नंबर पे आता है और पॉपुलेशन की तुलना करें तो दुनिया में ये 2nd नंबर पे है। रिच एंड वेरिड हेरिटेज। अब क्या है हमारे यहाँ? Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us so as to the world. जो हमारी मातृभूमि है, हमारी इसमें जो विरासत है वो बहुत अच्छी है, बहुत रिच है और उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है जो कि दुनिया के लिए भी है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। हम लोग कैसे हैं? हमारी संस्कृति में क्या है? हम व्यापार भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ शांति भी बनाए रखना चाहते हैं। सत, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। जो सत है, चित है और जो आनंद है ये सारे के सारे भारतीय संस्कृति से ही आते हैं। Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. जैसा भी हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडियन कल्चर में क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के जो कल्चर्स हैं वो भी धीरे धीरे उसमें एक्सचेंज होने से मिक्स हो गए, जो इंडिया में आए और यहीं पर आकर बस गए। They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. उन्होंने भी ये जो वैल्यूज होती हैं अहिंसा की, शांति की, इन सबको अपना लिया और सब जो है इस पूरी दुनिया में इन सब चीजों को जो है बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है, लाइक किया जाता है। People right from the beginning of the Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. अगर लोगों की बात करें तो शुरुआत से जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हुई है तब से लेके आज तक हमारी कंट्री जो है वो इतनी ज्यादा फल फूल रही है, संपन्न है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो काफी समझदार हैं, उनमें काबिलियत है, उनमें कला है और मतलब जैसे कहती है एक बुद्धिमत्ता है कि जिससे हमारी कंट्री को और ज्यादा संपन्न बनाने की हिम्मत रखते हैं।
Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists and historians have contributed to the growth and the development of the culture. अब ये जो कल्चर है इसके डेवलपमेंट में या ग्रोथ में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है उसमें पता नहीं कितने स्कॉलर्स विद्वान लोग जो हैं जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं, आपके कलाकार हो गए, कारीगर हो गए, साधु संत महात्मा हो गए, वैज्ञानिक हो गए या फिर इतिहासकार हो गए, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कल्चर हम किसे कहते हैं कि कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। हमारा जो हम जो है ह्यूमंस जो हैं इनका जो एक आचरण है वही उनकी संस्कृति है कि किस तरह की उनकी आदतें हैं, किस चीज को वो बहुत वैल्यू देते हैं, क्या उनके रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हैं और किस तरह से वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। अब कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर का मतलब हुआ एक जीने का तरीका। It is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. ये बहुत सारे बदलाव से बना हुआ है, यानी उन बदलाव से जो जिंदगी में होते हैं, आमतौर पे इंसान की जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं अलग अलग सोसाइटीज के, उन पर ये जो है चलता है। It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideas leading humans to the highest level. हम कह सकते हैं जो कल्चर है ये जो लोग हैं उनकी आदतों का, उनके वैल्यूज का, उनके कस्टम, ट्रेडिशंस या जो भी आइडियल्स हैं उनको मिलाकर ह्यूमन को एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। नेक्स्ट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब कल्चरल हेरिटेज क्या है हमारी इंडिया की? हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोरफादर्स टू अस। हेरिटेज का हिंदी में मतलब होता है विरासत। ये वो विरासत है, एक बहुत कीमती तोहफा है जो हमारे जो पहले पुरखे हैं वो हमको छोड़ के गए हैं। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड। हमारा जो भारत का इतिहास है वो हजारों साल पुराना है। वी से इन स्कूल प्लेज आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। अब हम जब भी स्कूल में प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमें अपनी कंट्री से बहुत प्यार है और हमें गर्व है उसकी जो हेरिटेज है जो बहुत ही रिच है और जो बहुत ही ज्यादा वेरिड है। In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. तो इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विरासत वो कीमती तोहफा है हमारी धरती की तरफ से, हमारी मातृभूमि की तरफ से पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह की रहस्यमय जिंदगी है इंसान की उसको। We divide our heritage in two divisions. अब हम जो अपनी विरासत है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक प्राकृतिक तौर पे जो हमारे विरासत है वो और एक सांस्कृतिक तौर पे विरासत है वो। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज इंडिया की जो है उसके बारे में। The result of close relationship between nature, environment and human life is a natural heritage. हम प्राकृतिक जो विरासत है उसे किसको मानते हैं? यानी जो हमारा एक बहुत क्लोज नाता है प्रकृति का, वातावरण का और इंसान की जिंदगी का, ये सब मिलाकर हमारी प्राकृतिक विरासत बनती है। नेचुरल हेरिटेज इज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। अब हमारी ये जो विरासत है, प्रकृति जो विरासत कहते हैं हम इसे, ये अपने आप में बहुत अनोखी है, बहुत अलग है। It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes. Wide range of minerals, vegetation, plants और animals. अब इसमें इतनी सारी चीजें शामिल हैं। आपके पहाड़ हो गए, जंगल है, रेगिस्तान है, नदियां हो गई, झरने, समुद्र, पेड़ पौधे, बेलें, फूल पत्तियां, कीड़े मकोड़े, अलग अलग तरीके की जमीनें और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपकी जो वेजिटेशन होती है, जो फसल उगती है या जो खान पान, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी नेचुरल हेरिटेज में। We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, for our water, fresh air and dwelling to cater our all needs. अब क्योंकि हम कहा जाता है कि हम प्रकृति के ही बच्चे हैं, तो इसलिए हमारे लिए इतना अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किए गए हैं प्रकृति द्वारा कि हमें खाने के लिए भी कोई समस्या नहीं है, साफ पानी मिलता है, स्वच्छ हवा मिलती है और यहाँ तक कि अगर हम जो चीज चाहें बनाना करना जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से चीजें अवेलेबल भी हैं। We treat nature with respect and faith. इसी वजह से हम जो है प्रकृति को काफी इज्जत से और काफी भरोसे से उसके साथ बिहेव करते हैं। The examples of our close relation with nature are stories of Panchtantra and Jataka tales of Buddhist religion.
अगर हमें एग्जाम्पल देखना है कि हमारा किस तरीके से बहुत क्लोज संबंध है नेचर के साथ, तो आपको स्टोरीज जो पंचतंत्र और जातका की टेल्स हैं बुद्धिस्ट रिलीजन में, उनको पढ़ने से समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अब क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एज इन सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार। जो हमारा क्लासिकल या जो फोक लोकल म्यूजिक होता है या बहुत सारे राग जो हैं वो प्रहार पर बेस्ड है, यानी कि जो दिन का एक पीरियड होता है उस पर बेस्ड है। Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature. इसी तरह से आयुर्वेद कहा जाए, यूनानी कहा जाए या फिर क्या कहते हैं नेचर क्योर कहा जाए, ये सब के सब पूरी तरीके से नेचर पर ही बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं लैंडस्केप्स की। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। लैंडस्केप मतलब कि जो जमीन है उसकी बनावट कैसी है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, क्या है वहां पे, तो ये जो बनती है जमीनें ये अलग अलग शेप जो है लैंड की उस वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हिमालय इज अ लैंडस्केप। और हिमालय जो है वो हमारा एक लैंडस्केप है। इट हैज इंडोर्ड इंडियंस अबेंडेंटली विद यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। हम इंडियंस को इससे बहुत सारी जो अच्छी उपयोग में आने वाली वेजिटेशन है या मिनरल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। Strange birds, animals and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are gift of Himalaya. अब हिमालय में आपको अलग अलग तरीके की बर्ड्स, एनिमल्स और जो पहाड़ियां हैं जैसे ओवरफ्लो वाली जो होती है जो कभी खत्म नहीं है तो पानी नहीं सूखता, वो नदियां हमको मिली है। तो ये सब कहाँ से मिला है हमें? हिमालय से। फॉरेस्ट ऑफ टेरई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज। तराई के जो फॉरेस्ट है वो और जो धार्मिक स्थल है जैसे अमरनाथ हो गया, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है या जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ये सब हिमालय में है। सिंस एशियंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। बहुत पहले से हिमालय की जो है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा महत्वता है। रिवर्स, अब नदी की बात आते हैं। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एशियंट टाइम्स। इतिहास से ऐसा चला आ रहा है बहुत पुराने समय से कि नदी जो है वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, उसे कोई बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप पानी जो है जो डायरेक्शन फ्लो में हो रहा है वो उससे रास्ता बनाता हुआ नीचे आ जाता है। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश हुई थी इंडस और रवि नदी के किनारे। The rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna have profoundly influenced the people of India. जितनी भी ये नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इन सब ने हमारे भारतीय लोगों को काफी प्रभावित किया है। Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways. अब ये जो नदियां हैं इनका इस्तेमाल हम पीने के पानी के लिए, घर के जो काम होते हैं उनके लिए, सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए या जो वाटरवेज होते हैं पानी के रास्ते जो है ट्रांसपोर्टेशन करना या आना, वो सब में इस्तेमाल होता है। Besides this, man was dependent on the river to develop industries of clay utensils, plastering and building of houses. इसके अलावा इंसान जो है नदी पर इसलिए और निर्भर करता है ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, प्लास्टर का काम होता है या जो मकान बनाए जाते हैं उनके लिए भी पानी बहुत जरूरी है और ये लोग इसीलिए नदी पर निर्भर करते हैं। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्पेरस। तो इस नदी के पानी की वजह से ही इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संपन्न हुई है। लैंडस्केप सीन्स एट dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are the source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. अभी आप कभी सूरज उगता हुआ या डूबता हुआ देखो नदी के पास, देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि मतलब होता है कि जैसे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो यही जो आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उसी से वो लोग जो इंस्पायर होकर अपनी पेंटिंग्स को बनाते हैं। साथ ही साथ जो लोगों की जिंदगी है वो भी काफी हद तक जो है बढ़ी है, उनको में एक अंदर से जैसे एनरिचनेस आई है, चाहे एस्थेटिक सेंस में कहें या किसी भी उसमें। लैंडस्केप्स जो हैं उनके जो सीन्स हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। तीसरा है वेजिटेशन। People of India are environment lover since ancient time. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. इंडिया के जो लोग हैं वो काफी हद तक पर्यावरण प्रेमी हैं और ये बहुत पहले से है। इसका अगर प्रूफ देखें तो वो है कि इनका प्यार, इनका जो एक अफेक्शन है, लगाव है आपके फूलों के प्रति, जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं उनके प्रति या पेड़ों पौधों के प्रति। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड।
इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, सबके सब जो है पेड़ों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। बैलियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो या बेसिल का पेड़ हो, इन सब की इंडिया में जो है बहुत ज्यादा पूजा करी जाती है। बेसिल का मतलब तुलसी, तुलसी का जो पेड़ होता है उन सब की जो है काफी ज्यादा इंडिया में पूजा होती है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, prosperous herbs, packed forests and medicinal plants have ultra rich enriched our life from ancient time। अब अगर चाहे अनाज हो, दालें हो, ये जो ऑयल सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं, हरे हरे खेत हैं, जो हर्ब्स होती हैं जहाँ पे खूब सारी जो है हर्ब्स मिल जाए आपको, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, इनने हमारी जिंदगी को खूब ज्यादा जो है भर रखा है काफी पहले समय से। हार्डी, अम्बाला, बहेंडा, एलोवेरा, ardusi, neem, etc. medicines and flowers like roses, lotus, mogra, damaro, sunflowers, champa, jui, jasmine have made human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous। कुछ पेड़ होते हैं ऐसे जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, जैसे हल्दी, अम्बाला, बहेंडा, एलोवेरा, अर्दुसी, नीम, ये सब मेडिसिन के उसमें काम आते हैं। जबकि फूल जैसे कि रोज, लोटस, मोगरा, दामरो, सनफ्लावर, चंपा, जुई, जैस्मिन, इससे जो है हमारी जो जिंदगी है वो बहुत सुंदर लगती है, खूबसूरत होती है, खुशबूदार होती है, स्वस्थ होती है और संपन्न होती है। The social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation। तो एक तरह से हमारी जो सामाजिक या धार्मिक जिंदगी है इंडियन की, वो काफी हद तक वेजिटेशन से प्रभावित है। वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। अगेन अगर इतिहास से ही कहें तो इंडिया जो है प्रकृति को बहुत ज्यादा चाहने वाला है। इट इज अ कंट्री विद एनिमल लव कल्चर। यहाँ पर हमारी कंट्री में जानवरों को भी बहुत ज्यादा प्रेम दिया जाता है। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बेयर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मोंगूस, लिजर्ड, पोर्क्यूपाइन, लाइक मेनी सच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एंड सीन। ये इतनी सारी आपको जो जानवरों के नाम दिए गए हैं, इसी तरह के और भी बहुत सारे जो है इंडिया में पाए जाते हैं। एशियन लॉयंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। जो एशियन लॉयंस है पूरी दुनिया में वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं गुजरात के। Our religious belief has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. हमारी जो धार्मिक एक मान्यता है उसके अनुसार हमने बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारे यहाँ देवी देवता के वाहन हैं, जिसमें टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल ये सब शामिल है। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 loins, horse and bull। हमारी जो इंडियन करेंसी है अगर उसको देखें तो उसमें भी 4 लॉइंस की जो है फिगर बनी हुई है, एक हॉर्स की बनी है, एक बुल की बनी है। Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life has been enacted। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए भी बहुत से प्रावधान करे जा रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके, वाइल्ड लाइफ को मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं या बहुत से ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे उनकी जिंदगियों को कोई खतरा ना हो। हमारी जो इंडिया है उसने पूरी दुनिया को एक बहुत ही वेरिड और बहुत ही रिच हेरिटेज जो है वो दी है। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो एक तरह से इंसान द्वारा बनाई गई विरासत है। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। जो कुछ भी हमने पाया या बनाया, एक इंसान ने बनाया अपनी बुद्धिमानी से, अपनी कला से, अपनी काबिलियत से, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुशन, हंस, Persians, Turks, Arabs, Mughals, Britishers, French, etc. Caste and tribe have came to India। अगर आर्यन से शुरू करें तो और भी बहुत सारे हैं, टिल फ्रेंच तक बहुत सारे कास्ट और ट्राइब्स के लोग इंडिया आए। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैड बिकम रिच। इंडियन कल्चर जो है वो और ज्यादा रिच हो गया क्योंकि जब इतने लोग आए तो उनका जो एक आपस में एक्सचेंज हुआ कल्चर का, उससे भी जो है या चीजों का जो एक्सचेंज हुआ उससे भी हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच हो गया। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world। जो इंडिया के लोग हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से कहें, उन्होंने काफी हद तक अपना योगदान दिया है जो लोग दुनिया में हैं उनके लिए।
The art of architecture and sculpture was found are 5000 years old. जो आर्किटेक्चर की कला है या जो मूर्ति बनाने की कला है ये लगभग 5000 साल पुरानी है. The remains of Indus Valley civilization is an evidence of this. और उसका एविडेंस हमें मिलता है जो अवशेष मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उनके पास से पता चलता है. On seeing by being the remains of the figures of god and goddesses, humans, animals and several toys, as well as sculptures of a bearded man and a statue of a dancer, one feels esteemed and pride in our cultural heritage. अगर हम जो अवशेष मिले हैं जिसमें देवी देवताओं की जो इमेजेस हैं वो हैं, जो क्या कहते हैं ह्यूमंस की इमेजेस हैं, फिगर्स हैं, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे खिलौने हो गए, साथ ही साथ एक इंसान की जो है जिसकी दाढ़ी है उसकी मूर्ति है या एक डांसर की स्टैचू बनी हुई है, उससे ये लगता है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो एक तरह से गौरवान्वित करने वाली है. Further, when we look at the figure of the bullock or a loin on an inverted lotus of Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, or the Kalkhand statues of Jain Tirthankaras, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. अगर हम फिगर देखें बुलक की या लॉइन की जो उल्टा लोटस बना हुआ है मौर्यन एरा का, उस पे या गौतम बुद्धा की जो स्टैचू है मेडिटेशन करते हुए, या फिर कालखंड जो स्टैचूज हैं जैन तीर्थंकरास की, वो एलोरा की जो केव्स हैं जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज की थी, इन सबको जो है देख के हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर अवर कल्चरल हेरिटेज. इन सबको देख के हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है, खुशी भी होती है और एक रिस्पेक्ट भी आती है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है, इतनी गौरवान्वित है. Our cultural heritage accommodate palaces, buildings, sculptures, stupas, vihars, chaits, temples, mosques, tombs, forts and gates. अब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसमें बहुत सारे पैलेसेस भी शामिल हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, मूर्तियां भी हैं, स्तूपा हैं, विहार जो हैं वो हैं, चैत्याज हैं, टेम्पल्स आ गए, मॉस्क आ गए, टोम्स आ गए, आपके फोर्ट्स हैं, गेट्स हैं, सब शामिल हैं. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Shanti Niketan, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. जो ऐतिहासिक जगह हैं फ्रीडम मूवमेंट से हमारे, जैसे साबरमती आश्रम हो गया आपका, डांडी, बरदोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली, ये सब भी माने जा सकते हैं कि हमारी कल्चरल विरासत का एक हिस्सा है. Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, vastu shastra, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. the important discoveries of India. ये सब जो बातें बताई गई हैं ये सारी की सारी एक खोज है जो हमारे भारत ने करी है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खोज है जिसमें आपकी लैंग्वेज आती है, स्क्रिप्ट्स आती हैं, प्लस जीरो की खोज थी, मैथमेटिक्स हो गई, कैलेंडर है आपका, जो एस्ट्रोनॉमी होती है वो हो गई, आयरन हो गया, लिटरेचर साहित्य हो गया, आपका जो धर्म है, युद्ध शास्त्र है, रथ होते थे, पॉलिटिकल साइंस शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी जो आपकी एनिमल्स और प्लांट से रिलेटेड पढ़ाई है, वास्तु शास्त्र घर संबंधी होता है कि कैसे चीजों को बनाना चाहिए, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, धर्म हो गया, हमारा रिपब्लिक हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज मानी गई है. कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. The places having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, Rangpur, Dhaulavira, Ruzadi और श्रीनाथगढ़. जो प्लेसेस जो काफी फेमस हैं कल्चरल, वहां पे काफी लेजेंड लोग रहे हैं और हुए हैं, और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट से देखा जाए, पुरातत्व विभाग वालों के से देखा जाए तो ये कुछ साइट्स हैं जो आती हैं उसमें, जैसे लोथल धौलका तालुका जो है वहां पे है, रंगपुर लिम्बदी तालुका जो कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है वहां है, धौलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, रोजादी या श्रीनाथगढ़ जो है ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है. ये सब जो साइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर्स ऑफ वाडनगर, stone inscription of King Ashoka at Junagarh, Sun Temple of Modara, Gate of Champaner, Rudra Mahalay of Siddhpur, Mansar Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Jhulta Minar, Siddhi Saidni Jali, Temples of Hathisin, Saha, Stirling, Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, Tomb of Mohabbat Khan,
पारसी, अगियारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। गुजरात में इतनी सारी जगह हैं जो कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फेमस है कि जब कोई गुजरात जाए उन्हें ये सब जगह देखना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ प्लेसेस हैं पिलग्रिमेज के लिए जहां लोग एक तरह से वर्शिप पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उसमें वहां है जो विक्ट्री टावर है वाडनगर की। इसी तरह से किंग अशोका ने जो स्टोन पे इंस्क्रिप्शंस लिखाए थे जूनागढ़ में, वो बहुत हिट है। सन टेम्पल मोढेरा का, चंपानर का जो है गेट है, रुद्र महालय सिद्धपुर में, मानसर लेक जो है वो विरंगम है, जामा मस्जिद अहमदाबाद की, झूलती मीनार या झूलता मीनार जो है ये शेकिंग टावर्स जिसे कहते हैं, ये तो देखने वाली चीजें हैं। इसी तरह से सिद्दी सईदनी जाली जो है वो है, टेम्पल्स जो हाथी सिंह के हैं वो हैं। फिर इस तरह से सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पटन, वहां पर सहस्त्रलिंग है। फिर राजमहल जो वडोदरा में है, टॉम मोहब्बत खान का, इसी तरह से पारसी अगियारी जो नवसारी की है, ये सब जगह जो है देखने वाली है। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बहुचारजी, रणछोड़दाई टेम्पल, डाकोर एंड शामला जी। अब इसी तरह से कुछ धार्मिक प्लेसेस हैं जो विजिट करने वाली हैं, उसमें आपकी द्वारकाधीश टेम्पल आता है द्वारका का, शारदा पीठ जो जगत गुरु शंकराचार्य का है वो, सोमनाथ टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, अंबाजी जो नॉर्थ गुजरात में है, बहुचराजी, इसी तरह से रणचौधरी टेम्पल जो है डाकोर में, और शामला जी। ये सब जो है धार्मिक स्थल हैं जाने वाले। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात। अब रिलीजियस भी हैं, सोशल भी है और टूरिज्म से रिलेटेड भी है। वो जो प्लेसेस गुजरात में है वो है पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर काइट फेस्टिवल देखने वाला होता है, कंकड़िया कार्निवाल जो होता है, तानारीरी फेस्टिवल है, और नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो है, साथ ही साथ रण उत्सव जो कच्छ में होता है। ये सब जो है जगह घूमने वाली है। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। अब वहां पर जो टूरिस्ट प्लेसेस जैन और बुद्धिस्ट की है वो है, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन है। Consequently, Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat. तो गुजरात में आपको बहुत सारी जैन और बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिल जाएंगी। वाडनगर, तरंगा, खम्बलिया, शामला जी, कोटेश्वर, तालाजा, धांग, जागड़िया, यहाँ पर आपको ये सब प्लेसेस रिलेटेड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देखने को मिल जाएंगी। फेयर्स ऑफ varied culture of Gujarat is seen at many places. बहुत ज्यादा कल्चर में विभिन्नता आपको गुजरात में देखने को कई जगह पे मिल जाएगी। Hence fairs having traditional, religious and social importances are held. वो फेयर्स जिनमें ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं वो करे जाते हैं वहाँ। सम इम्पोर्टेंट फेयर्स अमंग देम आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स के नाम दिए हैं। जैसे मोढेरा फेयर हुए, ये मोढेरा में होता है 3rd वीक में जनवरी की। इसी तरह से यहाँ पर आपको किस टाइम पे होते हैं, किस जगह होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो सब दिए हैं। जैसे बहुचरजी फेयर है, शामला जी ठाकुर जी फेयर है, भादरवी पूनम फेयर है, भावनाथ महादेव फेयर है, इसी तरह से तारनेतर फेयर है, बडियाड फेयर है, नकलंग फेयर है और माधवापुर फेयर है। 9 फेयर्स के नाम तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ फेयर्स और हैं, जैसे वौथा फेयर, मिरादतर फेयर, दंग दरबार फेयर, गोल गधेरा फेयर। ये जो है 5 या 7 दिन बाद होता है होली फेस्टिवल के। कार्तिक पूर्णिमा फेयर और होता है भंगुरिया फेयर। ये होली से लेके रंग पंचमी तक चलता है। इंडिया, लैंड एंड पीपल। Primitive man came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. जो पहले के प्रिमिटिव यानी आदिवासी लोग थे वो एग्जिस्टेंस में आए इंडिया में भी और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में भी। Mesmerized by varied and prosperous heritage from many foreign tribes came to India. अब वही है, यहाँ की इतनी ज्यादा संपन्न विरासत थी, इतनी अलग अनोखी विरासत थी कि बहुत सारी जो फॉरेन ट्राइब्स थी वो इंडिया के प्रति आकर्षित हुई। Consequently, the remains of all tribes are found here. और एक कहना चाहिए वो जो ट्राइब्स यहाँ पर रही उसके जो प्रूफ्स हैं, उनके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर हैं अवेलेबल, जिससे पता चलता है कि कितने जो है फॉरेन ट्राइब्स जो है इंडिया में आए। The Dravidians were considered to be the most ancient people of India.
ड्रिवेडियंस को सबसे ज्यादा एशियन पीपल माना जाता है इंडिया के अंदर, but the modern researchers of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. Let's explore about them. पर जो आज के मॉडर्न रिसर्चर हैं लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी के, उन्होंने ये बताया कि ड्रिवेडियंस से भी पहले 6 और ट्राइब्स आकर जो है इंडिया में सेटल हो चुकी थी। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थे नेग्रिटोइड, ये हब्सी लोग थे। Some historians believe that Negrate or Negroes are the most ancient inhabitants of India. Negroes या Negrate जो हैं, ये सबसे ज्यादा पुराने कहना चाहिए inhabitants से रहने वाले लोग थे इंडिया के अंदर। They came from Africa via Balochistan to India. अफ्रीका से आए थे बलूचिस्तान होते हुए और इंडिया में वो आ गए थे। They were black, having a height of 4 to 5 feet and curly hair. नीग्रोज आपने वैसे भी देखे होंगे कि ज्यादातर उनके बाल जो है कर्ली होते हैं, 4 से 5 फीट उनकी हाइट होती है और उनका रंग बिल्कुल काला होता है। दूसरे थे ऑस्ट्रेलॉइड्स, निषाद पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये लोग जो है इस ट्राइब के साउथ ईस्ट एशिया से आए। Their physical features were, अब दिखने में कैसे थे, ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एटसेट्रा। इनकी स्किन का रंग अगेन डार्क ही था, माथा चौड़ा था, नाक चपटी थी और हाइट में काफी छोटे थे। The Aryan who came later on to India called them निषाद, और जो आर्यंस बाद में इंडिया में आए उन्होंने इनको नाम दिया निषाद का। The origin of the tribes like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoids. जो ओरिजिन है ट्राइब के, जैसे कोल या मुंडा की बात करें, खासी या असम की ट्राइब्स हैं या निकोबार की ट्राइब्स हैं, म्यांमार की हैं, इन सब में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलॉइड जो लोग थे उनसे। Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. अब इनका जो योगदान रहा है हमारी भारतीय संस्कृति या जो सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट में, वो बहुत ज्यादा था। They make clay utensils, wore cotton cloth and knew many other skills. अब ये लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे और उनके पास और भी बहुत सी कलाएं थी। They had great religious beliefs too, और इनकी धार्मिक जो है वो भी काफी ज्यादा उनकी बिलीफ्स थे, उनकी विश्वास थे धार्मिक चीजों में, तो वो भी देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं ड्रिवेडियंस की। ओरिजिनली ड्रिवेडियंस बिलोंग टू इंडिया। ओरिजिनल उसमें कहा जाए तो सबसे ज्यादा ड्रिवेडियंस जो है वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। They were the direct descendants of the Stone Age civilization and the creator of Mohenjo-daro culture. इन्हें कहा जाता है कि ये जो स्टोन एज हमारा सिविलाइजेशन था उसके वंशज हैं और मोहनजोदाड़ो कल्चर के जो है बनाने वाले हैं। The tribe which came from north survived with their language and cultural features. Later on, they were only called as Dravidians. वो जो ट्राइब्स नॉर्थ से आई थी वो अपनी लैंग्वेज और अपने जो उनके सांस्कृतिक फीचर्स थे उनके साथ वो रहती रही और वो ही बाद में जाकर ड्रिवेडियंस कहलाई। Dravidian gives the concept of mother as a goddess and father as a god. Dravidians ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मदर जो है वो देवी होती है और फादर जो है वो देवता होते हैं। So the thought of Parvati and Shiv as mother and father developed. इसी से ये जो एक विचार था कि पार्वती जो है वो देवी है, मदर के तुल्य है, और शिव जी जो है वो फादर के तुल्य है। इसी विचार को डेवलप किया गया। Moreover, the tradition of worshiping nature is the gift of the Dravidians. प्रकृति की वर्शिप करना ये भी एक तरह से ड्रिवेडियंस की ही देन है। The tradition of worshiping with धूप, दीप and आरती are considered to be the gift of Dravidians. जो हम लोग धूप जला के, दीप जला के, आरती गा के वर्शिप करते हैं, ये सब भी Dravidians की ही गिफ्ट है। Besides, nature and animal worshipping, etc. are their great features. इसके अलावा उन्होंने नेचर को और जानवरों को वर्शिप करने की भी एक तरह से फीचर्स बताए। Original deities of the Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as the god of culture with pace of time. जो ओरिजिनल देवी देवता थे ड्रिवेडियंस के, उनको आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया और उनके द्वारा री-एस्टैब्लिश किया गया एज अ गॉड ऑफ कल्चर जैसे जैसे समय बीतता गया। Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. अब जिस तरह से नॉर्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव था, आर्यन कल्चर जो है वो ड्रिवेडियंस द्वारा काफी ज्यादा अंदरूनी तौर पर रहा। जैसे कि hence intercaste marriages took place, मतलब आपस में ही कास्ट में जो है मैरिजेस होने लग गई। Dravidians had matriarchal system of family. ड्रिवेडियंस में मेट्रियार्कल सिस्टम था, यानी मदर की तरफ से जो है वो उस तरह की फैमिली होती थी।
Dravidians progressed a lot in different crafts and arts like building of boats and rafts, weaving, spinning, dyeing, etc. Dravidians ने बहुत चीजों में तरक्की करी, अलग अलग कलाओं में, क्राफ्ट्स में, जैसे बोट बनाना है, राफ्ट बनाना है, आपका बुनाई का जो काम होता है बुनकर लोग करते हैं, वीव स्पिनिंग करनी होती है, चरखा वाला जो काम है, कपड़े रंगना है, ये सब काम ड्रेविडियंस ने किया। Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. लेकिन जब आर्यंस ज्यादा अपनी एक तरह से डोमिनेंस दिखाने लग गए, प्रभुता दिखाने लग गए, तो फिर ये लोग जो है साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए और वहीं बस गए। As a result, today when we can see the people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam etc. और नतीजा क्या है? आज हम लोगों को देखते हैं कि वो जो ड्रेविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस होती है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम शामिल है, वो सब बोलते हैं। Fourth है other tribes. Apart from above, Mongoloid, Alpine, Dinaric और Armenoid tribes are also there in India. ये जो tribes थी चार, ये भी जो है tribes इंडिया के अंदर आई थी। Mongoloid, they came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal etc. अब मोंगलोइड जो है वो इंडिया में आए नॉर्थ चाइना से, तिब्बत होते हुए, और ये सेटल हो गए नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल की साइड। They gradually Indianized themselves. उन्होंने अपने आप को एक तरह से इंडियन बना लिया था। Mongoloid people possess the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond-shaped eyes, and having yellow complexion. Mongol was also known as Kirat. जिस तरह से मंगोलोइड की अपीयरेंस थी, इनकी मंगोलोइड्स की, तो वो उनका जो स्किन थी वो थोड़ा सा येलोइश थी, बिल्कुल चपटा चेहरा था, गाल भरे हुए थे, आंखें बिल्कुल बादाम जैसी थी, और क्योंकि इनका येलो कॉम्प्लेक्शन था इसलिए मोंगलोइड्स को जो है कीरत भी बोलते हैं। एल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड, these people migrated from Central Asia. ये सेंट्रल एशिया से आए थे। All these three tribes have similarities. तीनों ही ट्राइब्स में काफी समानताएं हैं। The origin of these tribes are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha. इन ट्राइब्स के जो है आपको ओरिजिन मिल जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा के अंदर। अब बात करते हैं आर्यंस की। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो नॉर्डिक आर्यंस थे यही मेन माने जाते हैं आर्यन सिविलाइजेशन के बनाने वाले इंडिया के अंदर। Hindus were called Aryans in the ancient time and the area where they were densely populated was called Aryavat. जो हिंदू लोग हैं उन्हीं को आर्यंस कहते थे एंशिएंट टाइम में, और जिस एरिया में ये लोग बहुत ज्यादा थे वहीं पर उसको आर्यवर्त नाम दिया गया। As 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। क्योंकि वहां पर 7 नदियां बहती थी इसलिए उसको जो है नाम दिया गया सप्त सिंधु का। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. शुरुआत में बहुत पहले जो है आर्यन, पहली पॉपुलेशन जो आर्यन की थी वो ज्यादा इकट्ठी हो गई थी नॉर्थ वेस्ट में। The area of Aryavarth was extended up to Mithila in the east, in south spread to Vindhyachal during post-Vedic period. अब जो आर्यवर्त का इलाका था वो उसका विस्तार जो है मिथिला बिहार तक में हुआ ईस्ट के अंदर, और साउथ में वो जो है विंध्याचल तक चला गया जब तक पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड के बाद भी। They were more advanced people than any other contemporary tribes. उस समय की जो भी ट्राइब्स थी उनके मुकाबले भी सबसे ज्यादा एडवांस थे। This vast land was recognized with various names such as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharatvarsh after the name of the king Arya Bharat और भरत कुल ट्राइब। यहाँ पर जो है हमारे जिस लैंड पे ये लोग थे उसको ज्यादा बहुत सारे नाम से जाना पहचाना जाता है। भारत भूमि बोलते हैं, भारत खंड बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, क्योंकि ये सब नाम जो हैं जो किंग आर्य भारत थे या भारत कुल ट्राइब जो थी उसके नाम पे रखे गए हैं। आर्यंस वर नेचर लवर्स, ये बहुत ज्यादा प्रकृति को चाहने वाले लोग थे। They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, the wind and the rain. ये सबकी पूजा करते थे, चाहे पेड़ पौधे हो, नदी हो, पहाड़ हो, सूरज हो, हवा हो, बारिश हो, सबके अच्छे से चाहने वाले थे और उनकी पूजा करते थे। They had composed hymns for praying to various natural elements, और इनको क्या कहते हैं, इनकी पूजा करने के लिए वो लोग जो है भजन भी गाते थे। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities have become prevalent in India. जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ जो धार्मिक सेरेमनीज होती हैं जैसे वेदों का उच्चारण करना, यज्ञ करना या और भी एक्टिविटीज जो होती थी वो फिर उसका चलन जो है इंडिया में चल निकला। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed which gave India a glorious and prosperous heritage.
ये जितनी भी ट्राइब्स थी, इनका जो एक अपना स्पेसिफिक स्टाइल था रहने का, इनका अपना कल्चर जो था वो एक बन गया था, जिससे इंडिया का जो है एक विरासत काफी ज्यादा फेम और काफी संपन्न वाली, काफी मतलब जैसे अच्छी विरासत मिली. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. अब ये जो फॉरेनर और इंडियन ट्राइब्स थी, ये आपस में इस तरह से घुल मिल गई इतने लंबे समय में कि उनकी जो अपनी खुद की पहचान थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि इन लोगों ने आपस में इंटरकास्ट मैरिजेस कर ली. Outsiders and local people were greatly influenced by language, script, name and religious belief etc. played a vital role in Indianizing these foreigners. जो बाहर के लोग थे या जो लोकल पे लोग थे, वो काफी प्रभावित होते थे यहाँ की लैंग्वेज से, स्क्रिप्ट से, नाम से, जो यहाँ की धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे, जिसकी वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से इंडियन ढालने में इंटरेस्टेड थे. Since ancient times, a composite culture has been created in India. इसी तरह से काफी पहले से हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड कल्चर जो है इंडिया में जनरेट हो गया था. They all then become Indians. सबके सब ये जो है Indians बन गए. In short, in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. अगर हम संक्षिप्त में कहें तो जो हमारा इतिहास है भारत का, वो एक तरह से मिंगलिंग है बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का, जिसने इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा उठा दिया, उसको बहुत ज्यादा उसमें वैरायटी दे दी और बहुत ज्यादा उसको संपन्न बना दिया. Preservation and conservation of heritage. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. हर पहलू जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, उसने हमारे भारत को जो है आई कैचिंग बना दिया है, देखने योग्य बना दिया है और बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन. ये जो विरासत होती है, ये नेशन में एक फेम लाती है. इतिहास उसका बहुत प्रेजवर्दी होता है. इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. इंडिया ने जो है अपनी पोजीशन जो है वर्ल्ड में बढ़ा के रखी है, लीड करती हुई रखी है, क्योंकि उसकी जो विरासत है उसको उसने संभाल के रखा है, संरक्षित करके रखा है. Thus, it is the primary and the pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है एज एन इंडियन सिटीजन कि हमारे जो पहले के मेमोरियल्स बने हुए हैं या वो प्लेसेस जहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसकी वैल्यूज हैं, उसको कोई खराब ना कर पाए, इस चीज का ध्यान रखें. In our constitution, the fundamental duties of the Indian citizens are mentioned in Article 51A. हमारे संविधान में भी जो मूलभूत काम है, ड्यूटीज दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, वो मेंशन करी गई है आर्टिकल 51A में. इन दैट 6, 7 and 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज. अब उसमें 6th, 7th और 9th पॉइंट जो है वो बताते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज हमें करनी चाहिए ताकि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर पाए. They are given below. अब वो बताई गई हैं. To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. हमें समझना होगा कि हमारा जो कल्चर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या संपन्नता है और उसको कैसे संरक्षित करना है, जो हमारा इतना शांत कल्चर है. Maintain the forests, tanks, ponds, rivers and wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures. जो भी जंगल हैं, टैंक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं या इवन वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उन सब के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हमें मेंटेन करना है और हर लिविंग क्रीचर के प्रति जो है एक जैसे कहते हैं ना अफेक्शन का भाव रखना है. The protection of the public property and giving up violence are also included in it. अब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना और हिंसा नहीं करना, ये सब उसमें शामिल है. Thus nature has created beautiful landscapes. तो इस तरह से हम कह सकते हैं नेचर ने बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स बनाए हैं. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places considering it to be our moral duty. अब हमें जो है जो भी ये जो सुंदर सुंदर जगह हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ इन प्लेसेस हमारे लिए बहुत खास है, वैल्यू रखती है, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी सैंक्टिटी है, उसको हमको बचा के रखना है. ये हमारा एक दायित्व बनता है. The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. तो ये जो इंडियन हेरिटेज है एक तरह से ये नतीजा है जो भी डेवलपमेंट किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा इतने लंबे समय तक. Nature has generously donated abundant prosperity to India. हमारी प्रकृति ने हमें बहुत संपन्नता दी है भारत में.
India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar nature structure. अब जिस तरीके का खास इंडिया का नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से इंडिया को बहुत सारे मौके मिले हैं कई सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए. In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, विरासत है, ये नतीजा है डेवलपमेंट का जो लोगों के द्वारा किया गया है इंडिया के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक तौर पे कई सदियों से. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब